नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एयर स्ट्राइक के बाद देश का जोश है हाय। हल्द्वानी में परिवार ने नवजात का नाम रखा मिराज, कहा बड़ा होकर करेगा देश की सेवा। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान का F-16 जेट गिराने के बाद देश कर रहा है वायुसेना पर गर्व। लक्सर में लोग बोले सुधरे पाक नहीं तो अंजाम होगा बुरा। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी। डीजी अशोक कुमार बोले पुलिस प्रशासन है सतर्क, चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया गया तेज। और टनकपुर में केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने त्रिवेणी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। विधायक पुष्कर सिंह धामी और कैलाश गहतौड़ी भी रहे मौजूद। सीमांत क्षेत्र की जनता को मिली बड़ी सौगात। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देश के जोश की। पुलवामा हमले के बाद देश का जोश हाई है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई और 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया, उसके बाद से देश भर में जश्न का माहौल है। तो वहीं हल्द्वानी से यह खबर है जहां पर एक परिवार में हुए नवजात का नाम ही इस परिवार ने मिराज रख दिया। वायुसेना के 12 मिराज लड़ाकू विमानों के द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट और पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद चौकोटी में आतंकी ठिकानों को तबाह कर देने के बाद पूरे देश के साथ साथ हल्द्वानी में भी जश्न का माहौल है, जिसको यादगार बनाने के लिए हल्द्वानी निवासी रवि गुप्ता ने अपने नवजात शिशु का नाम मिराज रख दिया और कहा कि मिराज को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नजरा खान ने बताया कि उसकी बहू के लिए भी डॉक्टर के द्वारा समय दिया गया है और डिलीवरी होने पर उसका नाम भी वो मिराज ही रखेंगे ताकि बड़ा होकर वो भी देश की रक्षा करे और भारतीय सेना में भर्ती हो। हल्द्वानी महिला अस्पताल प्रशासन की अगर माने तो अस्पताल में रोजाना 15 से 20 डिलीवरी होती है। उनमें से काफी लोग अपने बच्चों का नाम मिराज रखने का निर्णय ले रहे हैं। तो देशभक्ति का जोश और जुनून इस वक्त देश भर में हाई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, उसी बीच अब यह पहल भी देखने को मिल रही है जहां पर नवजात शिशुओं का नाम मिराज रखा जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मिराज लड़ाकू विमान ने आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया था। हमें भी पता ही आज ही चला कि मतलब यहाँ जितनी भी कल पाकिस्तान में वो होने के बावजूद यहाँ रोजाना 15-16 डिलीवरी हुई है। उनमें से मैक्सिमम लोग भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है होने के बाद उनके माँ बाप अपने बच्चों का नाम मिराज रखने, जो वायुसेना का लड़ाकू विमान है उसके नाम पर मिराज रखने के लिए बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बहू की डिलीवरी है और डॉक्टर ने शाम तक का वक्त दिया है डिलीवरी का। अब देखते हैं डिलीवरी में बेटा हो या बेटी हो, बहरहाल जो भी हो दुआ है कि सही हो, सही सलामत हो। क्या नाम रखने का? जी, नाम तो हमने शुरू से एक ही सोचा है कि हम उस बच्चे का नाम मिराज रखेंगे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, मिराज ही रखेंगे। भारतीय सेना पे मुझे बहुत गर्व है। मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है जिसका मैं नाम मिराज गुप्ता रखने वाला हूँ, जिससे पूरे देश को गर्व महसूस हो कि मैंने अपने बच्चे का नाम मिराज गुप्ता रखा है। आर्मी के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे उसको भेजने की और आर्मी में जाके भी कुछ देश के लिए करेगा। वहीं भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के F-16 एयर जेट को उड़ाने के बाद लोग अपनी वायुसेना पर गर्व भी कर रहे हैं। देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न का माहौल भी है। तो वहीं जो विंग कमांडर पाकिस्तान के कब्जे में है उसको छुड़ाने के लिए भी लोग अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लक्सर में भी हर कोई यही कह रहा है कि भारतीय सेना सुपर है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं, क्योंकि भारतीय सेना ने 2 दिन पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तान की नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान उससे सबक लेने की बजाय फिर अपनी नापाक हरकत कर रहा है, जिसको हमारी सेना ने तुरंत करारा जवाब दिया। सेना कार्रवाई से लोग बेहद खुश हैं, इसे बेहद सराहनीय कह रहे हैं। पाकिस्तान की आतंकी करतूतों से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि
दुनिया परेशान हो चुकी है। पिछले दिनों पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिस तरह से भारतीय वीर जवानों पर फिदायीन हमला कर कायरतापूर्ण परिचय दिया था, उस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की कठोर निंदा कर रही थी। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सुधर जाए, अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो अंजाम बेहद बुरा होगा। लोगों का कहना है कि ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब बात करेंगे देहरादून की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनातनी का माहौल है, लगातार बॉर्डर पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि उत्तराखंड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसके साथ ही चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड भी है। डीजी अशोक कुमार ने बताया कि हमने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है और हम पूरी तरह से सतर्क भी हैं। साथ ही चेकिंग और सत्यापन का स्तर भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह की तनातनी है, उसी बीच खबरें लगातार इनपुट्स ये भी मिल रहे थे कि देश भर में कई जगहों पर निशाना इन आतंकियों के द्वारा बनाया जा सकता है कई जगहों को, और उसी को लेते हुए हाई अलर्ट उत्तराखंड में भी जारी किया गया है। डीजी अशोक कुमार का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है। चेकिंग और सत्यापन का काम लगातार किया जा रहा है। देखिए, हम तो किसी भी तरह के बैकलैश के एंगल से, किसी भी तरह के उससे हमने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है। और पहले भी हमने जो सहारनपुर में यूपी ATS ने जो एक मॉड्यूल बस्ट किया था, उसके संदर्भ में भी अलर्ट जारी किया हुआ था। तो हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। एक्स्ट्रा फोर्स तो जो हमारी स्टेट में वही है, वो कोई बाहर से तो नहीं मंगवाई हमने। और सतर्कता जितने भी एंगल से बरती जा सकती है वो बरती जा रही है। मैंने बताया ना कि भाई जो जिस तरह से हम लोग चेकिंग, फ्रिस्किंग और वो सब करते हैं, सत्यापन, वो सब का लेवल बढ़ा दिया गया है बहुत ज़्यादा। वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हर्रावाला पहुंचे, जहां पर एक बड़ी सौगात प्रदेश को दी गई। हर्रावाला पहुंचकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर 300 बेड के एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके साथ ही कई करोड़ की योजनाओं का भी यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। साथ ही सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत और तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 300 बेड के इस अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया और प्रदेशवासियों को सौगात दी। सीएम का कहना था कि इससे जाहिर तौर पर प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा, लोगों का यहां पर इलाज बेहद अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो वहीं कश्मीर हालात पर और बॉर्डर के जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए देश भर में, उस पर भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना यह था कि सेना अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है और देश सुरक्षित हाथों में है। लगभग 540 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया, जिनमें पर्यटन से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं। देहरादून की स्मार्ट सिटी का भी यहाँ पर आज शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो विशेषकर जच्चा बच्चा के लिए होगा और कैंसर के इलाज की भी यहाँ पर सुविधा होगी, उसका भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा काम करने का तरीका है या जो हम चाहते हैं कि विकास ये मुद्दा बनना चाहिए, किसी भी सरकार का काम उसका परीक्षण ये विकास के आधार पर होना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। टनकपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने त्रिवेणी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस एक्सप्रेस के रवाना होने के बाद अब सीमांत क्षेत्र की जनता को एक तोहफा भी मिला है, एक सौगात भी मिली है। आपको हम जानकारी दे दें कि खटीमा और चंपावत के विधायक पुष्कर सिंह धामी और कैलाश गहतोड़ी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीलीभीत टनकपुर रेलवे लाइन बोर्ड के गेज में परिवर्तित होने के बाद पहली बार रेलवे बोर्ड के द्वारा सीमांत की जनता को त्रिवेणी एक्सप्रेस की सौगात मिली है। सीमांत क्षेत्र की जनता को अब त्रिवेणी एक्सप्रेस की सौगात उस समय मिल गई जब 8 बजे टनकपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने त्रिवेणी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर बरेली के लिए रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक भी मौजूद रहे। दोनों क्षेत्रों के टनकपुर की जनता को भी इस एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद खुशी है। त्रिवेणी एक्सप्रेस पीलीभीत बरेली होते हुए लखनऊ, प्रयागराज, शक्तिनगर तक सफर करेगी। साथ ही टनकपुर से सप्ताह में 3 दिन इस सेवा को रेलवे विभाग संचालित करने जा रहा है। त्रिवेणी एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्र की जनता को एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा दिया है, जो कि सीमांत और पहाड़ के लिए एक व्यापारिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेगी। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने देश के प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके आशीर्वाद से अंग्रेजों के समय में काठगोदाम और हमारे इधर टनकपुर बनबसा में छोटी लाइन आई, काठगोदाम में
बड़ी लाइन आ गई थी 1932 के अंदर। और उसके बाद ये बहुत बड़ी मांग थी कि इसको हमको बड़ी लाइन दिया जाए, जिससे हम देश के कोने से, देश के सारे लोग जगह से जुड़े। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस आशा को इतने वर्षों के बाद पूरा किया और हमको फरवरी में 2018 में ये बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। और इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक ही बार मेरे इस अनुरोध पर इसको बड़ी लाइन देने का काम किया। हमको बहुत धन्यवाद है। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विकास नगर के ढकरानी में कृषि केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम तरह से चर्चा की गई। आपको हम जानकारी दे दें कि विकास नगर के अंतर्गत ढकरानी में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप सिंह सहित कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में क्षेत्र के उत्कृष्ट किसान और स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों ने भी समीक्षा बैठक में अपनी अहम भागीदारी निभाई। खासकर किसानों और स्वयं सहायता समूह के लिए लागू संचालित योजनाओं को लाभ उन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर इस बैठक में पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ किसानों के साथ चर्चा भी की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कृषि में सुधार की अपार संभावनाएं हैं, जिनकी ओर पहल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल कागजों में योजनाओं की कार्यपूर्ति होने से किसानों का हित होना संभव नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, यह महत्वपूर्ण है। वहीं दिल्ली से लौट रहे लक्सर के एक युवक को जहरखुरानी करके निशाना बनाया गया और इससे लूटपाट की गई। आपको हम बता दें कि ये युवक दिल्ली से लक्सर लौट रहा था कि ट्रेन में इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया और जहरखुरानी गिरोह ने निशाना बनाकर उसका सामान मोबाइल लूट लिया। स्टेशन के बाहर नशे में बदहवास पड़े युवक को एक परिचित ने पहचान कर उसके घर पहुंचाया। युवक फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है। लक्सर के दुकानदार का बेटा, जो कि नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, वो दिल्ली में अपने दोस्त के साथ रहता था। मंगलवार को दिल्ली से ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में बैठा। रात करीब 10 बजे उसका फ़ोन आता है और वो बताता है कि उसकी ट्रेन मुजफ्फरनगर पहुंचने वाली है, जिसके बाद उसके साथ जहरखुरानी की इस घटना को अंजाम दिया गया और उसका सामान लूट लिया गया। दिल्ली से लक्सर के लिए चला था। देर रात शाम उसकी हमारे से 7-8 बजे बात हुई थी। मुजफ्फरनगर के आसपास था वो। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद से हमें उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर हमने सुबह रात से ही कुछ लोगों को ऋषिकेश, देहरादून और आसपास के जो जहाँ तक हमें संभावित जगह लगती थी, हमने उसके लिए ढूंढने के लिए उसको भेजा। फिर सुबह ही वो रेलवे स्टेशन पर से हमें बदहवास हालत में कि एक हमारे परिचित हैं, उनके लड़के को मिला और वो उसे लेकर हमारे घर आए। फिलहाल बदहवास स्थिति में है और उसके मेडिकल के लिए उसके हॉस्पिटल में लेके गए हैं और हमारा बच्चा सकुशल घर वापस आ गया है। तो वहीं रुड़की के माधवपुर में बिजली के बिल का कैंप लगाने गई ऊर्जा विभाग की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने दौड़ा कर ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट भी की और गांव से भगा दिया। इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। मारपीट का आरोप गांव के 3 लोगों पर है। दरअसल ऊर्जा निगम के जेई और अन्य कर्मचारी बिल भुगतान के लिए जैसे ही माधवपुर गांव पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, गाली गलौज भी की, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। कार्यालय कर्मचारी कैंप को छोड़कर बीच में गंगनहर कोतवाली पहुंच गए। ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी की तहरीर दी है। इस मामले में पुलिस ने देर शाम तक 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों का आरोप है कि गांव में कुछ लोग लंबे समय से बिजली की चोरी कर रहे थे, जिन पर लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। टीम गई थी ना कैंप में, वसूली चल रही है मार्च तक जो है, उसमें हमें किसी गांव में जैसे कैंप लगाते हैं वहाँ जाना पड़ता है। तो हमारे जेई साहब जो है और हमारा स्टाफ बाकी जो है वहाँ वसूली के लिए गया था, मतलब बिल की वसूली। तो उसमें जो जेई साहब जो घूमते हुए मतलब जिन पे बकाया ज़्यादा है उन्हें कहने के लिए गए, तो कहने पे उन्होंने ऐतराज़ किया कि आपको क्या मतलब, आप वहीं बैठिएगा बस एक जगह। तो इसके ऊपर उन्होंने मारपीट की जेई साहब और मुजाहिद से,
बंटवारा बनता हमारे उनसे और जो है मुजाहिर से, और फिर आने के बाद सब बहुत सारे और ज़्यादा इकट्ठे होकर आगे, और कैशियर से भी थोड़ी बदतमीजी। मतलब ऊर्जा निगम के एक जेई हैं मिस्टर अरुण परहिया, इन्होंने कंप्लेन दी है अभी थाने पर कि जब ये माधोपुर गांव में एक कैंप लगा रहे थे, उस दौरान में गांव के कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया और जान से मारने की धमकी दी है और सरकारी कार्य में बाधा डाली है। व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं माघ मास में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों का आना अब यहां पर शुरू हो गया है। आपको हम जानकारी दे दें कि कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी और बारिश के बावजूद भी हरिद्वार में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। साथ ही इनका उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। देश में जंग जैसे हालात पर भी कांवड़ियों पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था के रूप में हरिद्वार में कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, कड़ी निगाह रखे हुए हैं, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। आगामी 4 मार्च तक सुरक्षा को इसी तरह से रखा जाएगा। कांवड़ मेले को देखते हुए यूपी से भारी संख्या में कांवड़ियों ने गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार आना शुरू कर दिया। बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए कांवड़िए कंधों पर कांवड़ रखकर हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद गंगा जल भर के अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। तो इन दिनों यहाँ पर कांवड़ियों का आना शुरू हो चुका है माघ मास के लिए, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम यहाँ पर किए हैं। 7वीं बार कांवड़ लेना आया हूँ। श्रद्धा है इसलिए कांवड़ लेना आते हैं हर साल। जो मांगते भोले से वो मिलता है, इसलिए हर साल कांवड़ लेना आते हैं। जो मांगा अभी तक मिला ही है, बहुत अच्छा लगता है। हरिद्वार में ठीक है सुरक्षा, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हमारे कंधे पे कांवड़ है, भोले बाबा की पूरी कृपा है, हमें कुछ नहीं हो सकता। पूरी सुरक्षा है हमारी। भीड़ लगातार इसमें बढ़ती जा रही है और हमने जो प्लान किया है वो अगर भीड़ बढ़ेगी भी तो उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी हमने रूटीन चेकिंग शुरू की है, चूँकि बाहरी प्रदेशों से भी और इस तरीके के तमाम श्रद्धालु भी आ रहे हैं। तो एक हमारा ये रेगुलर अभ्यास था जिसमें हमने एक सभी थाने चौकियों को निकाल करके और चेकिंग कराने का प्रयास किया। वहीं उत्तराखंड में जनशक्ति संगठन ने देहरादून में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार पर कई तरह से आरोप लगाए। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उनसे बातचीत की हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड वकील अहमद ने। सुनिए। उत्तराखंड बने लगभग 2 दशक होने को जा रहे हैं। जो सपनों का उत्तराखंड यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की जनता ने देखा था, वो एक तस्वीर साफ तौर से दिखाई दे रही है। सबसे पहले इस बोर्ड की तरफ आना चाहूँगा। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्या मिला? बेरोजगारी, पलायन, बीमार अस्पताल, स्कूल बदहाल। अब दूसरे बोर्ड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड का हाल बेहाल, बदहाल स्कूल, बीमार अस्पताल। एक उम्मीदें थी कि हाँ अपना उत्तराखंड होगा, और जितनी कुर्बानियाँ यहाँ के युवाओं ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के महिलाओं ने दी है, एक अपने आप में एक मिसाल है। कुछ युवा मेरे साथ ही मौजूद हैं, मैं यहाँ इन्हीं से बात करता हूँ। आज आप कहाँ से आए हैं और क्या आपके गांव की या अपने ज़िले की क्या हालात हैं? उत्तराखंड बनने 2 दशक पूरे होने को जा रहे हैं, और क्या सपने देखे थे, कितने पूरे हुए या चकनाचूर हो गए? उत्तराखंड जो राज्य बना है, राज्य बनने के बाद 18 सालों के इतिहास में ऐसा पहला हो रहा है, पहली ऐसी रैली निकल रही है कि उत्तराखंड के 13 जिलों से तो लोग आए हैं, उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। उत्तराखंड के प्रवासी आए हैं जो नौकरियां तो वहाँ करते हैं परंतु उनके घर परिवार पहाड़ में रहते हैं। तो पहली ऐसी रैली है, और ये जो रैली हम निकाल रहे हैं ये प्रदेश व्यापी इसमें मुद्दे हैं कि उत्तराखंड को बने हुए 18 साल हो गए हैं। जिन प्रश्नों, जिन मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य बना, आज भी वही प्रश्न अनसुलझे हैं, वही मांग आज भी जस की तस है। तो 18 सालों में सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, परंतु काम नहीं हुए। एक सबसे बड़ा सवाल है पलायन का। आप शायद कहाँ से आए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। जनता आपको देख रही है, उसको बताइए कि आपके प्रदेश की या गांव की हकीकत सच्चाई क्या है? हम वैसे हमारा जिला अल्मोड़ा है, सल्ड हमारा क्षेत्र है, 4 मतलब उसमें सल्ड है। गांव का प्लान सबसे ज़्यादा हो गया। उस वहाँ क्या नाम कहते हैं, जब पहाड़ से कोई भी आदमी घास काटते समय, पेड़ काटते समय गिर जाता है, कोई गाड़ी का साधन नहीं है, चारपाई में उठा के उसको 5-5, 2-2, 3-3 मील तक ले जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है। और जानवर, शुंगर, हमारे वहाँ भालू लगे हैं। हमने सरकार से किया है कि इनको पकड़ो, अपने जंगलों में डालो जहाँ से भालू आए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। हमारे वहाँ 3 आदमी को भालू ने फट्टड़ कर दिया है। ठीक है,
ठीक है, अब आप एक बात बताइए, सरकारें जितनी भी आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की आई हो या भाजपा की आई हो, सब ये दावा करते हैं हमने पहाड़ में विकास की गंगा बहा दी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई वही है जो बात कहती है सरकार, तो पूरा तो कभी करती नहीं वादा। गाँव का प्लान जो हो रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा, बिल्कुल खाली हो रहे, प्लान हो रहे। जब यहाँ कोई रोजगार नहीं होगा तो कहाँ से रुकेगा यहाँ आदमी? तो किसका विकास हुआ है उत्तराखंड में? किसका विकास हुआ है? विकास उत्तराखंड में केवल नेताओं का हुआ है। नेता जो 5 वर्ष तक रह रहा है सीधा अरबपति बन रहा है और जनता बेहाल है। हमारे गांव की ये स्थिति हो गई है, आज कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ कोई हॉस्पिटल इलाज करने के लायक नहीं है। ठीक है, चलिए सच्चाई हमने दिखाई, सच्चाई से रूबरू कराया। अब देखने वाली बात है कि सरकार और अधिकारी कितना इस पर संज्ञान ले पाते हैं। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। वहीं राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में और इसकी टैरिफ में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि बिजली टैरिफ में 2.79% की वृद्धि की गई है। 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी। आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने पत्रकार वार्ता कर नई दरों की जानकारी दी। यूपीसीएल ने 13.7% टैरिफ इजाफे की मांग रखी थी, जिसमें बीपीएल और हिमाच्छादित क्षेत्रों को पूरी तरह से राहत दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं पर 15 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि, व्यावसायिक पे 27 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि, गौशाला या फिर गौसदन पे 2 किलोवाट तक और 200 यूनिट प्रतिमाह घरेलू श्रेणी में शामिल भवनों पर यह वृद्धि लागू की जाएगी। इसके साथ ही किसान ट्यूबवेल पर भी कई श्रेणियों में 11 पैसे का इजाफा किया गया है। 2019-20 का जो टैरिफ है हमारा, उसमें लास्ट ईयर के टैरिफ जो 18-19 का टैरिफ था उससे 2.79%, 3.5% के करीब का जो है इजाफा हुआ है। एवरेज जो कॉस्ट जो हमारा पर यूनिट जो है 24 पैसे का है, पर यूनिट कॉस्ट जो है 24 पैसे का है। बीपीएल परिवार को कोई इजाफा नहीं हुआ है। 100 यूनिट तक खर्च करने वाले डोमेस्टिक लोगों को फिक्स कॉस्ट में कोई इजाफा नहीं किया है। और उसके बाद जो है जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई हमारा है वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा 11 पैसे ज़्यादा आ रहा है। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।